Hello students, good morning, good afternoon, good evening according to the time to all of you. Today I am present here with a new topic. The name of the author is Ovid that I have taken from the ancient literature. So let me tell you some brief points about Ovid and the important points that are to be noted down. So dear students, Ovid, who was born in 1403 BC and died in 17 AD. Okay, ये 43 BC में पैदा हुए थे और 17 AD में मर गए थे. इनके पैदाइश की बात करें तो ये एक टाउन सल्मो का एक टाउन है जिसका नाम है पेलेग्नियन. तो पेलेग्नियन नाम का एक एरिया है या यूँ कह लें सल्मो एक पेलेग्नियन जो है एक टाउन है सल्मो का. सल्मो क्या है? एक प्रोविंस है, एक प्रांत है. ओवरऑल यूँ कह लें कि एक प्रोविंस एक प्रांत है जिसका नाम है सल्मो और उसी का एक टाउन है जिसका नाम है पेलेग्नियन और यहीं पे वो पैदा हुए थे. ओके, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा. और ये कहाँ पे पड़ता है आपको बता दें, ये रोम में है. रोम के बिल्कुल ईस्ट साइड में एक वैली है जिसका नाम है अपेनाइन है. तो उसी वैली के पास में ही ये एक टाउन है, इस प्रोविंस है सल्मो और उसी में एक टाउन है पेलेग्नियन, वहाँ पे वो पैदा हुए थे. उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. तो ही रोट विटी एंड सोफिस्टिकेटेड लव पोइम्स. तो ये इन्होंने लव पोइम्स लिखा है. अब बहुत जल्दी ही कोशिश करूँगा ख़त्म करने की क्योंकि और भी हमें वीडियोज़ अपलोड करनी है. His full name was Publius Ovidius Naso, known as Ovid in English speaking world. इनका पूरा नाम जो था पब्लियस ओविडियस नैसो था. ओके, तो पब्लियस ओविडियस नैसो और बेसिकली ये ओविड के नाम से जो है ज़्यादा फेमस है. ही वॉज अ रोमन पोइट. ये वो एक रोमन पोइट थे हु लिव ड्यूरिंग द रेन ऑफ अगस्टस. अगस्टस के शासनकाल में वो एक पोइट रहे थे, रोमन पोइट रहे थे. याद रहे कि जो अगस्टस है ये लैटिन अगस्टस. ध्यान रहे कि अगस्टस एक अगस्टन एज दो एजेस हैं यहाँ पे, एक लैटिन और एक ब्रिटिश या इंग्लिश. तो ब्रिटिश जो है वो 17 सेंचुरी में यानी 1700 से शुरू होता है और कहीं कहीं 1700 आता है या 1690 के अप्रॉक्स में आता है, यानी कि 1700 से 1740 ये आपका अगस्टिन पीरियड होता है जो ब्रिटिश में होता है. लेकिन बात करते हैं लैटिन लिटरेचर में अगस्टिन एक एज है जिसमें ये एंशियंट लिटरेचर लाइक ओविड हैं और वर्जिल हैं, होमर है, ये सारे लोग जो हैं अगस्टिन पीरियड के. ओके, ही वॉज अ कंटेम्परेरी ऑफ वर्जिल एंड होरेस. ये होरेस और वर्जिल के कंटेम्परेरी थे, मीन समकालीन थे. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर मेटामॉर्फोसिस विच वॉज क्रिएटेड इन AD 8. तो ये जो है मेटामॉर्फोसिस क्रिएट हुआ था और वो 15 किताबों में था, 15 बुक्स उसमें थी. कंटिन्यूस मैथोलॉजिकल नैरेटिव रिटन इन द मीटर ऑफ एपिक, और ये नेचर में एपिक था. फॉर कलेक्शंस ऑफ लव पोएट्री इन एल्जियाक कपलेट्स. याद रहे कि इनकी लव पोएट्री का कलेक्शन था वो भी जिसमें एल्जियाक कपलेट्स है. एल्जियाक जो है एलजी का एडजेक्टिवल फॉर्म है. एल्जियाक मीन्स होता है रिलेटेड टू एलजी, यानी एलजी क्या होता है? एलजी एक सैड सॉन्ग होता है किसी मरे हुए पर, किसी ऐसे एब्स्ट्रैक्ट थीम पर, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ पर लिखा जाता है जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा लैमेंट करते हैं, हमें दुख होता है. तो एल्जियाक कपलेट्स जो है, कपलेट क्या होता है? कपलेट दो लाइंस की पोएम को कपलेट कहते हैं. तो एल्जियाक कपलेट्स में ये लिखा गया एक लव पोएट्री है, एपिक फॉर्म में है. ओके, स्पेशली द एमोर्स जिसका लव ऑल, और आर्स एमाटोरिया जिसको हम कहेंगे द आर्ट ऑफ लव. ओके, इसमें लिखा गया है. और मेटामॉर्फोसिस रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ क्लासिकल मैथोलॉजी. ये जो है उनका मेटामॉर्फोसिस जो है ओविड का मैग्नम ओपस भी माना जाता है. मैग्नम ओपस मीन्स होता है मास्टरपीस. आपको बता दें इसमें बहुत सारी बुक्स हैं, मेटामॉर्फोसिस बहुत बड़ा क्रिएशन इनका, जिसमें कई बुक्स हैं. और चौथी बुक इसका मुझे ख्याल है कि ये जो है इसमें पायरेमस और थीस्बे की स्टोरी दी गई है. बहुत गज़ब की स्टोरी, इस पर मैं कभी चर्चा करूँगा.
और चलते हैं देखते हैं आगे। ही वॉज द फर्स्ट मेजर रोमन पोएट टू बिगिन हिज कैरियर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अगस्टस। या पहले ऐसे मेजर रोमन पोएट थे जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत अगस्टस के शासनकाल में की थी। द लास्ट बुक्स ऑफ डेज इज द 6th book Latin poem remain incomplete with calendar structure. Tristia and Epistulae C. Ponto are two collections of clergy in the form of complaining letters from his exile. एक चीज़ और बता दें आपको कि ओविड को अगस्टस ने क्या किया था, एग्जाइल दे दिया था। एग्जाइल मीन्स होता है देश निकाला दे दिया था, इनको मतलब निकाल दिया था। अच्छा, उसके पीछे रीज़न क्या था? रीज़न तो बहुत तरह के मिलते हैं, लेकिन बताया जाता है कि उसमें जो इन्होंने क्रिएशन किया था, लिखा था, वो अगस्टस के अपने ही बेटी के साथ गलत रिलेशन पर लिख दिया था। और इसके पीछे मतलब बेसिकली क्या है, मेजर रूप से कह सकते हैं कि दो ही कारण माने जाते हैं, सेक्सुअल और पॉलिटिकल। सेक्सुअल में ये है कि वो जो है कि देखिए अपनी बेटी के साथ उन्होंने मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप अपनाया था, ऐसा उस पर लिख देते हैं, इसलिए अगस्टस ने उनको एग्जाइल दिया था। और दूसरा जो है ये पॉलिटिकली जो है उनको अटैक किया था अगस्टस को, इस वजह से उनको देश निकाला दिया गया था। तो अच्छा, और भी चीज़ें जो है ओविड जो है अपने देश निकाला के बारे में लिखते हैं। और मुझे लगता है कि उनको जो एग्जाइल दिया गया था, ये याद रहे कि वो टोमिस नाम के बहुत एक सुदूरवर्ती क्षेत्र था टोमिस, तो वहाँ पे वो उनको देश निकाला दिया गया था जहाँ पे कोई उनसे मुलाकात ना हो पाए। और ये भी है कि वहाँ जाने के बाद, चूँकि ये पढ़े लिखे थे, वहाँ जाने के बाद देखा कि वहाँ के जो लोग थे वो लैटिन से परिचित नहीं थे, और इनको लैटिन बहुत अच्छी नॉलेज थी, तो वहाँ इनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। और बता दें आपको कि इन्होंने जो कंप्लेनिंग जो पॉइंट्स हैं, यानी कि जब इनको देश निकाला दिया जाता है और ये बाहर चले जाते हैं, यानी कि टोमिस चले जाते हैं, तो वहाँ पे रहते रहते जो है उसके अगस्टस के ख़िलाफ़ जो है दो इम्पोर्टेंट क्रिएशंस करते हैं, जिसका नाम है ट्रिस्टिया और एपिस्टुले सी पॉन्टो। ओके, इसमें इन्होंने कंप्लेन की है, मतलब शिकायत की है, और पूरा भरपूर जो है अगस्टस को क्रिटिसाइज़ किया है। उम्मीद करता हूँ डियर आप मुझे समझ पा रहे होंगे। और फिर चलते हैं आगे। ये 2 collections ऑफ क्लर्जी इन द फॉर्म ऑफ कंप्लेनिंग लेटर्स फ्रॉम हिज एग्जाइल। तो उनके एग्जाइल होने का रीज़न आपको समझ में आ गया, क्यों एग्जाइल दिया गया था, उनको क्यों निकाला गया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। His shorter works include Remedia Amoris, Cure for Love, The Curse Poem, Ibis and an Advice Poem on Women's Cosmetics। इनके जो शॉर्टर वर्क्स हैं ये है रेमेडिया एमोरिस, जिसका मतलब क्योर। रेमेडिया देखिए एक लैटिन वर्ड है, रेमेडिया भी रेमेडी से बना ही है, तो उपचार होता है, क्योर यानी इलाज होता है। और अमोर वर्ड जो आता है वो लव के लिए आता है, तो क्योर फॉर लव। तो द कर्स पोएम, ये कर्स पोएम है। और आइबिस एंड एन एडवाइस पोएम ऑन वीमेंस कॉस्मेटिक्स, यानी वीमेन की कॉस्मेटिक्स पर एक एडवाइस पोएम है। ये देखिए यहाँ पे एक पोएम और है आइबिस, यहाँ पे मैं अंडरलाइन करना भूल गया, तो अंडरलाइन करना या हाईलाइट करना भूल गया। तो आइबिस एक पोएम है, वो क्या है, वीमेंस की कॉस्मेटिक्स पर एडवाइस है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ही रोट अ लॉस्ट ट्रेजिडी मीडिया, एक ट्रेजिडी लिखी इन्होंने, हालांकि वो लॉस्ट कही जाती है क्योंकि वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है उन्होंने लिखा है। और मीडिया, ठीक है, मीडिया इन्होंने एक ट्रेजिडी लिखी है। और द हीरोइड्स, जिसको हीरोइन कहते हैं, और एपिस्टुले हीरोइडियम इज़ अ कलेक्शन ऑफ 21 पोएम्स इन एल्जिया कपलेट्स। फिर वही बात है, एल्जिया कपलेट्स मैंने समझा दिया है, इसमें ये 21 पोएम्स का कलेक्शन है। आइए आगे चलते हैं। ट्रिस्टिया, जिसकी मीन्स होता है सॉरो, कंसिस्ट ऑफ 5 बुक्स रिटन ड्यूरिंग ओविड्स एक्साइल इन टोमिस। देखिए बात वही जो मैंने पहले बताई थी कि ट्रिस्टिया, और एक और मैंने बताया था जो लैटिन में लिखा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ट्रिस्टिया और एपिस्टुले सी पॉन्टो। ओके, दीज आर 2 वर्क्स दैट वर रिटन ड्यूरिंग द एक्साइल ऑफ ओविड। ओके, उम्मीद करता हूँ डियर यू आर गेटिंग मी। तो ये जो है, अब ट्रिस्टिया क्या है, ये जिसकी में सॉरो होता है, ये 5 बुक्स का कलेक्शन है। ओके, और एपिस्टुले सी पॉन्टो लेटर्स फ्रॉम द ब्लैक सी,
अब एपिस्टोला सी पोंटो क्या है? लेटर्स फ्रॉम द ब्लैक सी। इसके मानी होता है कि लेटर्स फ्रॉम द ब्लैक सी इज़ अ कलेक्शन ऑफ 4 बुक्स। इसमें 4 किताबें हैं और ट्रिस्टिया में 5 किताबें हैं। नेक्स्ट है ऑगस्टस सीजर बैनिस्ड ओविड टू एन आइसोलेटेड आइलैंड एंड ही डाइड इन एक्साइल। अब ऑगस्टस सीजर क्या किया था? ओविड को बैनिश कर दिया था टू एन आइसोलेटेड आइलैंड, एक बहुत दूर क्षेत्र में आइलैंड पर, इसका नाम टोमिस है, और एंड ही डाइड इन एक्साइल, और एक्साइल में ही वो मर गया था। कौन? ओविड। ओके, याद रहे कि इस वक्त वो रोम से काफ़ी दूर हो गया था। आइए मेटामॉर्फोसिस पे कुछ हम लोग बात कर लेते हैं, जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्रिएशन है और बहुत लंबा भी है। और मेटामॉर्फोसिस उनका ऐसा वर्क है जिससे बहुत सारे इनके बाद सक्सेसिव राइटर्स ने कॉपी करके अपना सोर्स बनाया और भी ट्रेजेडी और कॉमेडी लिखने का। जैसे मुझे ख्याल है कि शेक्सपियर ने जो रोमियो एंड जूलियट लिखा है, वो रोमियो एंड जूलियट एग्जैक्टली जो है सोर्स लिया गया है मेटामॉर्फोसिस से है, जो बुक नंबर 4 है। ओके, देखें, इट इज़ द मैग्नम ओपस ऑफ ओविड कंप्राइजिंग 11,995 लाइन्स, 15 बुक्स। ओके, जो 15 बुक्स में है। एक बात याद रखें कि जब इनको एग्जाइल दे दिया गया था, निर्देशी काला दे दिया गया था, तब भी इन्होंने लिखना बंद नहीं किया था। ओके, इट इज़ अ नैरेटिव पोएम बिगिनिंग विद क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड एंड्स इन ओविड्स टाइम। यह एक नैरेटिव पोएम है जो वर्ल्ड के क्रिएशन से शुरू होता है और ओविड के समय तक ख़त्म हो जाता है। यानी कि मेटामॉर्फोसिस जो ओविड ने लिखना शुरू किया था, वो उसकी शुरुआत कहाँ से की थी, उसका थीम कहाँ से क्रिएट किया था, कि इस दुनिया की संरचना कहाँ से हुई, कहाँ से शुरू हुई, दुनिया का बनना कहाँ से शुरू हुआ, वहाँ से लेकर के जब तक ओविड को देश निकाला नहीं दे दिया गया, जब तक उनका समय समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वो लिखना जारी रखते हैं। और ये भी बता दें कि इनका ये इनकम्प्लीट वर्क माना जाता है। और एक पोएम और है फस्टी, वो भी इनकम्प्लीट माना जाता है, क्योंकि इसको कंटिन्यू उन्होंने कर रखा था, लेकिन इवेंचुअली होता क्या है, एक्सीडेंटली उनकी मौत हो जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ एडवेंचर्स ऑफ लव अफेयर्स ऑफ डेटीज़ एंड हीरोज़। ये क्या करता है? लव अफेयर्स ऑफ डेटीज़ और एंड हीरोज़। डेटीज़ मीन्स क्या होता है? देवी देवताओं, और हीरोज़ के बीच में जो मोहब्बत प्यार ये होता है ना, उसके एडवेंचर्स को दिखाया। एडवेंचर्स क्या होता है? किसी भी रिस्की टास्क को एडवेंचर कहते हैं। जैसे इसमें पायरेमस और थीस्बे का मुझे ख्याल है कि बड़ा ही एडवेंचरस स्टोरी है। जब आप देखेंगे वहाँ पर एक्चुअली इसमें देखेंगे एक हीरोइन जाती है मिलने, यानी कि थीस्बे मिलने जाती है पायरेमस से, तो वहाँ पर पायरेमस जो होता है, दोनों लोग जो है एक पेड़ के नीचे जो है, मतलब एक प्लान करते हैं कि पेड़ के नीचे वो मुलाकात करेंगे। तो जिस पेड़ के नीचे मुलाकात करने के लिए जगह रखी गई थी, तो उसमें होता है कि लड़की जो है पहले पहुंच जाती है, लड़का नहीं पहुंच पाता है, यानी कि पायरेमस नहीं पहुंच पाता है, तो लड़की पहले पहुंच जाती है। तो पता ये चलता है कि वहाँ पर एक वो होता है, लायन होता है। ओके, तो लायन होता है, लायन कहीं से जो है अपना मतलब कुछ खा पी कर, जानवर जो है मार के खा पी करके जो आता है, तो खा पी करके आता, तो उसके मुंह में ब्लड लगा होता है। तो ब्लड जो है वो क्या करता है, उसकी जो क्या नाम है, उसकी जो प्रेमिका थी यानी कि थीस्बे, वो अपना दुपट्टा जो है जाती है, तो उसके डर के मारे जो है दुपट्टा छोड़ देती है, दुपट्टा वहीं छूट जाता है। और वो क्या करता है, वो लॉयन क्या करता है, दुपट्टा उसका जो है चबाता है या यूं पकड़ता है, तो उसका खून जो है दुपट्टे में लग जाता है, और वो वहाँ से लॉयन के प्रेजेंस होने की वजह से वो वहाँ से भाग जाती है। और कुछ देर के बाद जब वो पायरेमस आता है उसे मिलने के लिए, तो वो ये देखता है कि उसकी प्रेमिका के दुपट्टे में खून लगा हुआ, ये सोच करके किसी जानवर उसको मार डाला हुआ है, वो खा गया होगा, तो वो भी जो है इस चक्कर में अपनी जान गंवा देता है। तो ये जो है लव स्टोरी है, तो ओवरऑल जो है इस तरह से जो है क्रिएट किया गया इसमें। तो आगे चलते हैं, देखते हैं और भी मतलब देवी देवताओं की भी इसमें स्टोरी दी गई है, हीरोज़ की भी दी गई है। मोर देन 200 टेल्स आर टेकन फ्रॉम ग्रीक एंड रोमन मैथोलॉजी। ग्रीक और रोमन मैथोलॉजी से 200 से ज़्यादा कहानियाँ ली गई हैं। एंड दीज वर द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ मैथोलॉजी फॉर रेनेसांस राइटर्स। और ये जो है रेनेसांस राइटर्स के लिए एक ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ मैथोलॉजी के रूप में काम किया है।
आगे देखिए, हिज बुक फस्टी वाज पॉस्थमसली पब्लिश्ड। उनकी जो किताब थी फस्टी, देखें, वो पॉस्थमसली पब्लिश हुई। पॉस्थमसली मीन्स उनके मरने के बाद पब्लिश हुई थी। द मेटामॉर्फोसिस वाज आल्सो अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन विलियम शेक्सपियर। यानी कि मैंने पहले बताया कि उन्होंने रोमियो जूलियट लिखा है, और ऐसे सिर्फ रोमियो जूलियट नहीं, ऐसे बहुत सारे राइटर्स हुए हैं जिन्होंने लिखा हुआ है। और विलियम शेक्सपियर ने, जैसे मैंने बताया, रोमियो जूलियट में, और साथ ही साथ जो उन्होंने मिडसमर नाइट ड्रीम में भी बताया है, ओके, लिखा है। ठीक है। Metamorphosis was a considerable influence on William Shakespeare. His Romeo and Juliet is influenced by the story of Pyramus and Thisbe. Metamorphosis बुक नंबर 4, जैसा कि मैंने बताया था कि रोमियो जूलियट जो है इन्फ्लुएंस्ड है किससे, इस स्टोरी से, पायरेमस और थिस्बे से। और अगला देखिए, एंड इन मिडसमर नाइट ड्रीम अ बैंड ऑफ अमेचर एक्टर्स परफॉर्म्स अ प्ले अबाउट पायरेमस एंड थिस्बे। एग्जैक्टली, मिडसमर नाइट ड्रीम में भी देखेंगे तो पायरेमस और थिस्बे जो है एक अमेचर एक्टर्स के रूप में परफॉर्म करते हैं। आगे चलते हैं। शेक्सपियर, आप मिडसमर नाइट ड्रीम पढ़ेंगे तो पायरेमस और थिस्बे का जो है रोल उसमें दिखाई देगा आपको। शेक्सपियर्स अर्ली इरोटिक पोएम वीनस एंड एडोनिस एक्सपैंड्स ऑन द मीथ इन बुक 10 ऑफ द मेटामॉर्फोसिस। एक पोएम और, हाँ, वीनस एंड एडोनिस, इनकी भी लव स्टोरी आप देखेंगे, अब पढ़ेंगे तो वो बुक नंबर 10 से इनकी मैच करिए, सोर्स वहाँ से लिया गया है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ डियर ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। In Titus Andronicus, the story of Lavinia's rape is drawn from Tyreus' rape of Philomela, and text of the Metamorphosis is used within the play to enable Titus to interpret his daughter's story. देखिए, टाइटस एंड्रोनिकस में जो लवीनिया का रेप होता ना, वो एग्जैक्टली मेटामॉर्फोसिस के फिलोमेला का रेप होता है जो टेरियस करता है, तो ये उससे मैच करता है। एंड द टेक्स्ट ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज यूज्ड, मेटामॉर्फोसिस का जो टेक्स्ट है एग्जैक्टली यूज हुआ है उस प्ले में टाइटस एंड्रोनिकस में, ताकि वो टाइटस एंड्रोनिकस अपनी डॉटर लेविनिया के बारे में बता सके, रिप्रेजेंट कर सके। ओके, चलिए आगे चलते हैं। Most of Prospero's denunciative speech in Act 5 of the Tempest is taken word for word from a speech by Medea in book number 7 of the Metamorphosis. प्रॉस्पेरो का जो स्पीच होता है वो डेनंसिएटिव स्पीच का मतलब बड़ा निंदात्मक भाषण होता है, जो एक्ट नंबर 5 में दिया गया है टेम्पेस्ट के। टेम्पेस्ट लिखा विलियम शेक्सपियर ने, वर्ड टू वर्ड एकदम एग्जैक्टली कॉपी किया गया है, जिसको मीडिया ने बुक नंबर 7 में, मेटामॉर्फोसिस के बुक नंबर 7 में मीडिया एक कैरेक्टर हीरोइन के रूप में जो उसने लेक्चर दिया था, एग्जैक्टली सेम लेक्चर जो है प्रॉस्पेरो ने दिया है टेम्पेस्ट में। ओके, मीडिया देखिए, बहुत लोगों ने मीडिया को अपना, कहीं मीडिया हीरोइन है और मीडिया का अलग अलग रोल है, अलग अलग कैरेक्टर के रूप में प्ले किया है। ओके, Among other English writers for whom the Metamorphosis was an inspiration are John Milton, who made use of it in Paradise Lost, considered his magnum opus and evidently knew it well, and Edmund Spenser। देखिए, बहुत सारे और भी इंग्लिश राइटर्स हैं जिन्होंने मेटामॉर्फोसिस को अपना इंस्पिरेशन बनाया, इंस्पिरेशन का सोर्स बनाया, जैसे जॉन मिल्टन, इन्होंने जो पैराडाइज लॉस्ट में इसका इस्तेमाल किया, और पैराडाइज लॉस्ट उनका मैग्नम ओपस है, यानी मास्टरपीस है। और ऐसे एडमंड स्पेंसर ने भी अपने बहुत सारे क्रिएशंस में इसको सोर्स बनाया। ओके, In Italy, the poem was an influence on Giovanni Boccaccio. The story of Pyramus and Thisbe appears in this poem, La Amorosa Fiammetta. तो इटाली में ये पोएम पूरी तरह से एक इन्फ्लुएंस के रूप में आया, वो भी जियोवानी बोकासियो पर। ओके, द स्टोरी जो जिसको हम कहेंगे द स्टोरी ऑफ पायरामस एंड थिस्बे, ये पायरामस और थिस्बे की ही स्टोरी है जो उनके पोएम ला एमोरोसा फियामेंटा में अपीयर होती है। ठीक है डियर, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे ऐसे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्लियर करने की कोशिश की है। इफ़ एनी कन्फ्यूजन रिमेन्स इवन आफ्टर मेकिंग एक्सप्लेनेशन, you can comment in the comment section. Okay, I would try to give the answers to your question. Thanks for watching this video. See you again in the next video with a new topic. Bye bye.